हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जब भी हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज पढ़ेंगे तो 3 सेक्शंस हमें जानना जरूरी है। दैट इज सेक्शन 5 जो डील करता है विद कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, सेक्शन 7 जो बताता है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज के बारे में, एंड सेक्शन 8 विच डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ अ हिंदू मैरिज। ओके, अब देखो हिंदू मैरिज क्या है। इट इज अ सेक्रेमेंट एंड इट इज वन ऑफ द 16 नेसेसरी संस्कारास। हिंदू मैरिज इज अ सेक्रेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इस क्लास के बाद में देख लेना। अब हिंदू मैरिज जो है इट इज प्राइमरली गवर्न बाय द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और ये एक्ट किस पे अप्लाई होता है? सारे हिंदूज में, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स। अब हिंदू मैरिज जो सेक्रेमेंटल है इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट इज इट इज परमानेंट, इनडिसॉल्युबल एंड रिलीजियस राइट्स। रिलीजियस राइट्स से हम समझते हैं दैट जो यूनियन होगा बिटवीन द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम इट मस्ट बी सील्ड थ्रू रिलीजियस राइट्स एंड प्रैक्टिसेस। अब देखो एक चीज़ हमें पता है कि जो एंशिएंट हिंदू मैरिज हुआ करते थे उसमें जो ब्राइड है उसका कोई भी से नहीं होता था अपनी खुद के मैरिज में। लेकिन अब जो कंटेम्प्रेरी हिंदू मैरिज होने लगे हैं इसमें जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होने लग गए। अब सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हमें बताता है कि कौन से एसेंशियल या कौन से ऐसे कंडीशंस होने चाहिए जो एक हिंदू मैरिज को वैलिड हिंदू मैरिज बनाता है। अब 2 टर्म्स जानना आपको जरूरी है, वॉइड एंड वॉइडेबल। वॉइड का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही नॉन एग्जिस्टेंट था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड वॉइडेबल का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप वॉइड करा सकते हो। तो पहला कंडीशन है दैट बोथ द पार्टीज मस्ट बी हिंदू। सेक्शन 5 बोलता है कि जो पार्टीज है जिनको मैरिज में एंटर करना है वो दोनों हिंदू ही होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी क्रिश्चियन या मुस्लिम हो गया तो फिर वो मैरिज इनवैलिड कहलाया जाएगा। ओके, सेकेंड है मोनोगैमी। अब मोनोगैमी सेक्शन 5 क्लॉज 1 में बताया गया है। अब ये सेक्शन बोलता है कि देखो जो दोनों में से एक भी पार्टी का स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज लिविंग है तब वो मैरिज वॉइड कहलाई जाएगी। तो बेसिकली सेक्शन 5(1) क्या कर रहा है? इट प्रोहिबिट्स बाइगैमी। अब बाइगैमी में पोलोगैमी एंड पॉलीएंड्री दोनों ही इंक्लूडेड है। पॉलीगैमी मतलब कि जब एक मेल एक से ज्यादा वाइफ रखता है, एंड पॉलीएंड्री मतलब कि जब एक वुमेन एक से ज्यादा हस्बैंड रखती है। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई भी एक पार्टी अगर मैरिज में एंटर हो जाती है इवन दो कि उसका स्पाउस उस समय एट द टाइम ऑफ मैरिज लिविंग था, तब क्या होगा? सेक्शन 11 बोलता है कि तब वो जो बाइगैमस मैरिज है दैट विल बी नल एंड वॉइड, और इसकी जो पेनल्टी लगेगी दैट इज मेंशन इन सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब थर्ड एसेंशियल है साउंडनेस ऑफ माइंड एंड लीगल कंसेंट। ये मेंशन किया गया है इन सेक्शन 5 क्लॉज 2। अब इसमें देखो 3 एस्पेक्ट्स है। इसका सब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि दोनों में से अगर कोई भी एक पार्टी अगर वो मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से अपना वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है तब वो मैरिज एनल्ड किया जा सकता है बाय द अदर पार्टी। ठीक है, सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि अगर उस मैरिज में दोनों में से कोई एक भी पार्टी का लीगल कंसेंट तो ले लिया गया है लेकिन फिर भी वो एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहा है जिसकी वजह से वो जो पार्टी है दैट इज अनफिट टू मैरी एंड टू प्रोक्रिएट चिल्ड्रन, कि मतलब कि वो शादी करने लायक नहीं है और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तब भी वो मैरिज क्या हो जाएगा? एनल किया जा सकता है बाय द अदर पार्टी। एंड सब सेक्शन सी क्या बोल रहा है कि अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टनर को अगर बार बार इंसैनिटी के अटैक आ रहे हैं तब भी दूसरा पार्टी डाइवोर्स सीख कर सकता है। ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया है सेक्शन 5(2) में, दैट इज mental disability, mental disorder which makes a party unfit to marry and procreate children, and third is insanity। ठीक है, अब इसका कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है तब क्या होगा? सेक्शन 12(1)(b) बोलता है कि ऐसा जो मैरिज है दैट विल बी वॉइडेबल, मतलब जो दूसरा पार्टी है वो चाहे तो इस मैरिज को नल एंड वॉइड करवा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 5 क्लॉज 3। अब देखो इनिशियली जब ये एक्ट एनेक्ट हुआ था तब वहाँ पे मेंशन था कि जो ब्राइड होगी उसका एज होगा 15 ईयर्स एंड जो ग्रूम होगा उसका एज होना चाहिए 18 ईयर्स। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट आया 1978, तो उसमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज को इंक्रीज कर दिया गया। एंड अब हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5(3) बोलता है कि जो ब्राइड है उसका मैरिज एटलीस्ट 18 ईयर्स होना चाहिए
एंड जो ग्रूम होगा उसका एटलीस्ट 21 ईयर्स होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब अगर फिर भी एक ऐसी शादी हो जाती है कि जिसमें ब्राइड या ब्राइडग्रूम अपना एज ऑफ मैच्योरिटी अगर वो अटेन नहीं करते हैं, तब क्या होगा? तब इसका इफेक्ट मेंशन किया गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में। इसका सेक्शन 3 बोलता है कि ये जो मैरिज है ये वॉइडेबल किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मतलब कि दोनों में से, कि ब्राइड एंड द ग्रूम अगर दोनों में से कोई भी अपना मेजॉरिटी अटेन कर लेते हैं और उस मेजॉरिटी अटेन होने के 2 साल के अंदर अंदर वो चाहे तो अपना मैरिज वॉइड करा सकते हैं। एंड सेक्शन 10 बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो परफॉर्म, कंडक्ट या चाइल्ड मैरिज को अबेट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी विथ रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years एंड फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज। सेक्शन 5(4) बोलता है कि दोनों जो पार्टीज है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। अब देखो, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बैंड रिलेशनशिप में हम डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 3G ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये बताता है कि कब 2 पर्सन बैंड रिलेशनशिप में आते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है इसमें। अब जैसे मान लो एक फैमिली है, उसमें मदर, फादर, ठीक है, इनके अब 3 बच्चे हैं, डॉटर 1, डॉटर 2 एंड सन 1, ठीक है। तो ये एक फैमिली है। अब इसमें बैंड रिलेशनशिप ये हो जाता है कि अब ये जो डॉटर 2 एंड सन 1 है ना, ये आपस में मैरिज में एंटर नहीं हो सकते। मदर एंड सन ये मैरिज में एंटर नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाता है? बैंड रिलेशनशिप, मतलब कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पे है। सिमिलरली मान लो कि फादर का ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर 1। अब ये ब्रदर 1 की वाइफ है एंड इनके एक डॉटर है, ठीक है। तो अब ये जो फादर है ना, ये अपने भाई की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता है, प्लस ये जो सन 1 है ये भी अपने चाचा के डॉटर से मैरिज नहीं कर सकता। तो ये हो जाता है बैंड रिलेशनशिप। अब सेक्शन 3G बोलता है कि 4 कंडीशन में 2 पीपल आर कंसिडर्ड इन अ बैंड रिलेशनशिप। सबसे पहले दैट इफ वन इज द अदर्स लीनियन असेंडेंट, मतलब सन, सन्स मदर, मदर्स मदर एंड मदर्स मदर्स मदर्स, तो ये हो जाता है असेंडेंट। सेकेंड है वन वॉज मैरिड टू और हैड अ डिसेंडेंट फ्रॉम अदर्स लीनियन असेंडेंट। अब इसमें डिसेंडेंट हो गया दैट सन्स, सन्स सन्स, सन्स सन्स सन्स, तो ये हो जाते हैं डिसेंडेंट। थर्ड बोल रहे हैं इफ वन ऑफ द स्पाउस ऑफ द अदर्स ब्रदर, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये भी बैंड रिलेशनशिप में है कि भाई आप अपने भाई की वाइफ से शादी नहीं, फादर अपने डॉटर से शादी नहीं कर सकता। ये सारे बैंड रिलेशनशिप है। एंड फोर्थ बोल रहा है इफ वन ऑफ द टू इज अ ब्रदर और सिस्टर एंड अंकल और नीज एंड आंट और नेफ्यू, मतलब कि भाई बहन शादी नहीं कर सकते, चाचा और जो भतीजी है वो शादी नहीं कर सकते, आंट एंड नेफ्यू ये भी शादी नहीं कर सकते। तो ये 4 है बैंड रिलेशनशिप। अब फिर भी अगर 2 पर्सन जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं, फिर भी अगर वो मैरिज में एंटर कर जाते हैं, तो ये जो मैरिज है अंडर सेक्शन 11 दिस मैरिज इज वॉइड। एंड जो ऑफेंडर्स होंगे उनको सेक्शन 18 के अंडर में फाइन भरना पड़ेगा ऑफ ₹1000 और इम्प्रिजमेंट हो सकती है ऑफ 1 month और बोथ अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा कस्टम है जो अलाउ करता है टू मैरी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तब उस कंडीशन में ऐसा मैरिज वैलिड मैरिज माना जाएगा। ओके, अब ये जो प्रोहिबिटेड डिग्री है और साथ में नेक्स्ट में हम अभी सपिंदा रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, इनको हम डिटेल में आगे कवर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है प्रोहिबिशन ऑफ सपिंदा रिलेशनशिप। ये डील करता है इन सेक्शन 5 सब क्लॉज 5। अब सपिंदा रिलेशनशिप मतलब कि 2 पीपल का एक ही पिंड नहीं है। हम हिंदू में बोलते हैं ना कि आपका कौन सा पिंड है, तो मतलब कि 2 पर्सन ए एंड बी इन दोनों का एक सेम पिंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही एक्सेप्शन लगेगा कि अगर कोई ऐसा कस्टम या यूसेज है जहाँ पर सपिंदा रिलेशनशिप होने के बावजूद भी मैरिज में परमिशन दी जाती है, तब वो मैरिज वैलिड मैरिज कहलाया जाएगा। अब सेक्शन 3F सब क्लॉज 1 बोलता है कि किस एक्सटेंट तक सपिंदा रिलेशनशिप होता है। जब हम मदर साइड की बात करेंगे तो 3 जनरेशन तक होता है, मतलब ये हो गया जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3, ठीक है। एंड जब फादर साइड की हम बात करेंगे तो 5 जनरेशन तक इंक्लूड होता है, जनरेशन 1,
जनरेशन 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो ये जो पर्सन है ये फर्स्ट जनरेशन माना जाएगा। अब सेक्शन 3F2 एक्सप्लेन करता है कि कैसे दो पर्सन सपेंडा रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये बोलता है कि जब कोई एक पर्सन डायरेक्ट ब्लड एंसेस्टर है कोई दूसरा पर्सन का विद इन द सपेंडा, मतलब कि जो फादर्स के जो ये 5 जनरेशन है और मदर साइड के जो 3 जनरेशन है, इन जनरेशन के बीच में कोई भी अगर ऐसा कॉमन एंसेस्टर आ जाता है तब वो दो पर्सन सपेंडा रिलेशनशिप में हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर जब भी दो हिंदू को शादी करनी है आपस में, तब उन दोनों के बीच में कोई भी एक कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए विद इन द जनरेशनल लिमिट। अब यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन होगा? सेक्शन 11 बोलता है कि ऐसा मैरिज जो सपिंडर रिलेशनशिप में हुआ है दैट विल बी वॉइड, एंड सेक्शन 18 बताता है कि इनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन ऑफ ₹1000 या फिर दोनों ही देने पड़ेंगे। तो ये थे कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। अब सेक्शन 7 डील करता है विद द सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। अब देखो, जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये कहीं पर भी ये प्रिस्क्राइब नहीं करता, ये नहीं बताता कि किस पर्टिकुलर फॉर्म का एक मैरिज होना चाहिए टू बिकम अ वैलिड हिंदू मैरिज। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है कि अगर दोनों पार्टीज में से जो मैरिज में एंटर कर रही है उन दोनों में से किसी के एक के कस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैरिज परफॉर्म की जाती है तो वो मैरिज गवर्न होगी एज पर द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, इसका सब सेक्शन 1 बोलता है कि जो हिंदू मैरिज होगा वो या तो कस्टमरी राइट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है या फिर सेरेमनीज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी पार्टी से। एंड सेक्शन 7(2) बोलता है कि जब ऐसे राइट्स या सेरेमनीज होते हैं जहाँ पर सप्तपदी मतलब जो 7 फेरे लेते हैं सेक्रेड फायर के, जैसे 7 स्टेप लिया जाता है तब वो मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जो सेरेमनी एंड राइट्स है ये 2 टाइप के हैं, एक तो शास्त्रिक सेरेमनी और एक कस्टमरी सेरेमनी एंड राइट्स। शास्त्रिक सेरेमनी मतलब कि जो शास्त्रों में लिखा गया है, और कस्टमरी सेरेमनी मतलब हर कास्ट एंड कम्युनिटी के अपने अपने कुछ ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब मैरिज परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत ही रिसेंट जजमेंट है 2024 का। ये है डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल, इसको आप अच्छे से याद रखना। इसमें बोला गया था कि सिर्फ देखो, रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा लिया है हिंदू मैरिज का लेकिन आपने कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं किया तब वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं कहलाया जाएगा। एक हिंदू वैलिड मैरिज तभी कहलाया जाएगा जब वहाँ पे एसेंशियल राइट्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म किया जाएंगे अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कोर्ट ने जो सेरेमनीज एंड राइट्स जो हिंदू मैरिज में परफॉर्म किया जाता है उसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया है टू बिकम अ वैलिड हिंदू मैरिज। लास्ट है सेक्शन 8 जो डील करता है विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। अब देखो, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करता है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये बस रिकमेंड करता है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर लीगल पर्पस एंड रिकॉर्ड कीपिंग पर्पस। अब सेक्शन 8 अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है अगेन सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज मैंडेटरी फॉर ऑल रिलीजन इन द कंट्री। तो अब जितने भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन हो, जितने भी मैरिजेस इंडिया की टेरिटरी में हो रहे हैं या इंडियंस के हो रहे हैं, उन सारे मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो टेलीग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए ताकि हम और आपकी हेल्प कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।